बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बारे में। गुज़श्ता चंद दिनों में भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने अपने दिफा में मौसर कार्रवाइयाँ जो है वो की हैं। भारतीय हमलों का जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और भारत के जदीद जंगी जो तैयारे हैं वो भी मार गिराए हैं। उसके अलावा भारतीय जो ड्रोन्स हैं उसको भी तबाह कर दिया पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने। तो सवाल यह है कि इस कशीदगी का अगला मरहला क्या हो सकता है, जबकि अब देखना यह है कि जो है वो देखा जा रहा है बेसिकली कि भारतीय मीडिया में गलत खबरों का जो है वो सहारा लिया जा रहा है, गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गलत तस्वीर का रुख दिखाया जा रहा है। इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो मीडिया पे आयद होती है कि कशीदगी ना बढ़े, मगर भारतीय जो मीडिया है वो हमेशा की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हुए गलत खबरें जो है वो फैलाता हुआ नजर आ रहा है। इसी टॉपिक को जो इस वक्त बहुत जो है वो कशीदगी की तरफ जो है वो जाता हुआ ये मामला नजर आ रहा है, पाक भारत कशीदगी की तरफ। उसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आसिफ तनवीर अवान साहब, जो कि एडवोकेट हैं। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं आसिफ साहब से। आसिफ साहब, फरमा दीजिएगा, वेलकम आपको शो में। और पाक भारत कशीदगी किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? एक तरफ पाकिस्तान जो है वो आलमी जो सतह पर भारत को जो है वो बता रहा है कि भारत की गलतियां हैं, पहल भारत ने की है, मगर भारत रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुख्तलिफ जो है वो जारियत के मंसूबे भारत की तरफ से जो है वो आ रहे हैं, चंद दिनों में देखने में आए हैं। किस तरीके से ये मामला रुकेगा? जी आसिफ साहब। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब। आपने जिस तरह से बताया कि इंडिया के अंदर जारियत के जो अज़ाइम हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उसी वक्त जो मोदी गवर्नमेंट की जारियत के अज़ाइम है उनका पोल भी साथ साथ खुलता जा रहा है। आप हमारी पाकिस्तान की या चले मुसलमानों की स्टेटमेंट्स को ना लें, आप इंडिया के अंदर उनकी अपनी जो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप है आप उनकी स्टेटमेंट्स को देख लें। वो भारतीय जो मोदी की पॉलिसीज हैं उनके ऊपर कैसे वो उसका पोल खोल रही है। आप प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के मलिक अर्जुन, उनकी स्टेटमेंट को देखें। वो ये कहते हैं कि जो पहलगाम इंसिडेंट है इसकी सारी जिम्मेदारी मोदी के ऊपर आती है। और उसके बाद जो सिद्धारमा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के, पहलगाम इंसिडेंट के फौरन बाद वो ये कहते हैं कि जी वी आर नॉट इन फेवर ऑफ वॉर, हम तो जंग नहीं चाहते, हम तो अमन चाहते हैं। लेकिन मोदी जो है वो इसको लिंक कर रहा है मुसलमानों के साथ, इस इंसिडेंट को पाकिस्तान के साथ। और वो ये कहता है कि जी वो टेररिस्ट आते हैं पहलगाम में, वहां पे टूरिस्ट जो हैं उनसे जाके पहले उनका मजहब पूछते हैं, फिर अटैक करते हैं। उनकी अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इंडिया की वो इसके ऊपर क्वेश्चन कर रही है कि ये कैसे मुमकिन है, मोदी क्यों दुनिया के अंदर इंडिया का मजाक उड़वाने पे तुला है। उनके जो मेंबर हैं महाराष्ट्र असेंबली के विजय वजीतावार, अप्रैल 28 की उनकी आप स्टेटमेंट को देखें, वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि 200 किलोमीटर अंदर टेररिस्ट आते हैं, उस वक्त आपकी इंटेलिजेंस कहाँ पे थी। और ये जब टेररिस्ट अटैक होता है इतना वक्त कहाँ होता है टेररिस्ट के पास कि वो जाके पहले उनसे उनका मजहब पूछें और फिर इस तरह की बात करें। तो क्यों हमारा इंडिया का आप दुनिया में मजाक उड़वाना चाहते हैं और आप हर चीज को एक मजहबी रंग देते हैं और मजहबी मुनाफरत का जो इजहार करते हैं। और शाहरुख साहब, मैं आप को ये आप जानते हैं, आपके तवज्जुह से ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगा कि मोदी का जो एक मजहबी नफरत है इसकी क्या रीजन है। और ये जो मोदी की वॉर मॉन्गरिंग मेंटेलिटी है, जो फनेटिक मेंटेलिटी है, ये मैं नहीं कह रहा। ये आप लास्ट टाइम जब पुलवामा अटैक हुआ था तो राहुल गांधी की आपको स्टेटमेंट याद होगी, उसने क्या कहा था। उसने कहा था मोदी जो है वो अपने पर्सनल पॉलिटिकल गेम्स के लिए इस तरह की ड्रामे और फिल्में करता रहता है। और आप देखें कि मोदी जो है वो कम उम्री के अंदर ही आरएसएस का मेंबर बन चुका था। आरएसएस जो है वो एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और इसका जो बानी था वो बाली राम था, जिसने 1925 के अंदर इस आरएसएस की बुनियाद रखी। और बाली राम ने दुनिया में सिर्फ एक ही काम किया और वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना था। उसकी आप वो स्टेटमेंट देख लें जिसमें वो ये कहते हैं कि मुस्लिम्स आर हिसिंग स्नेक्स, वो मुसलमानों को सांप से तशबीह देते हैं। वो उनकी नफरत इस दर्जे की थी मुसलमानों के खिलाफ।
तो बिल्कुल मोदी जो है वो बिल्कुल उस बिल्कुल। बालीराम आसिफ साहब का हमें एक ज्वाइन अक्स किया है। है दिफाई तजियाकार नादिर मीर साहब ने, उनको भी वेलकम करते हैं और उनसे भी सवाल कर लेते हैं। नादिर मीर साहब फरमाइएगा, भारतीय जारियत इस वक्त बढ़ती जा रही है। नादिर साहब, पाकिस्तान को अगला लाएअमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का किस तरफ जो है वो ये चीजें जा रही हैं? बैड थिंग की तरफ जा रही है, न्यूक्लियर की तरफ जा रही है। पाकिस्तान भी जो है वो जो दिफाई जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने भी जो है वो धमकी दी है पाकिस्तानी के हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरफ जो है वो जंग जारी है? आलमी बरादरी क्यों अब तक भारत के खिलाफ जो जारियत है उसके खिलाफ क्यों बात नहीं करती हुई नजर आ रही? सिचुएशन जो है वो एस्केलेट करती जा रही है, जैसे सारी दुनिया देख रही है और खास तौर पे पाकिस्तानी। भारत अपनी जारियत बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान ने उसको, जब उसने हवाई जहाज भेजे अपने, तो उसका जवाब दिया, उनके जहाज गिराए। उसके बाद उन्होंने अगले मरहले में ड्रोन्स भेजे, आपको पता है, और उसको उनको भी पाकिस्तान ने गिराया। इसी तरह जो बॉर्डर है कश्मीर का, और उधर भी फायरिंग हो रही है और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कार्रवाइयां हो रही है। तो ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, एस्केलेट होती जा रही है। अभी खैर जो वॉर होती है, ऑल आउट वॉर या डिक्लेयर्ड वॉर, ऐलान के साथ जंग, वो तो अभी शुरू नहीं हुई उस तरीके से। ना इंडिया ने ना पाकिस्तान ने स्टेट वॉर डिक्लेयर नहीं की, लेकिन प्रैक्टिकली आपके सामने ये एयरफोर्स का आना, लड़ाई, ड्रोन्स का अटैक, ये जंग ही है ना, जंग की सूरत है। बल्कि ये अगर आप देखें जो इसराइल और ईरान के दरमियान जिस तरह एक्सचेंजेस हुए थे, ये उससे कुछ इससे मिलता जुलता है, इस सेंस में कि दोनों की जंग उस तरह फुल फॉर्मल जंग नहीं हुई थी। यहाँ हमारा केस फर्क ये है कि हमारे तो बॉर्डर मिलते हैं, तो इंडियन आर्मी भी है, और आपको पता है अभी आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपकी पहले कश्मीर में शुरू हुई, फिर वो आगे फैल सकती है। तो पहली स्टेज तो होगी इसकी कि अगर ये बढ़ती है, एस्केलेशन मजीद होती है, यानी कार्रवाई इंडिया करता है या पाकिस्तान करता है, जहां से भी, या कोई इंडिया बहाना बनाता है, तो ये लड़ाई की मतलब जंग शुरू हो जाएगी ना। फुल जंग तो हो ही रही है, लेकिन पूरी मुकम्मल जंग हो जाएगी। और दूसरा ये है कि इनिशियली तो ये जो ख्याल है, एस्टिमेट है, वो तो रवायती जंग है, कन्वेंशनल जंग, जमीन की, टैंकों की, तोपों की, बंदूकों की, फौज की, नेवी की, एयरफोर्स की। और इस पे दुनिया को आना चाहिए, डी एस्केलेशन करनी चाहिए, और इस लड़ाई को, क्योंकि जंग में बहुत सी चीजें हो जाती हैं जो इंसान ने किसी भी साइड ने सोचा नहीं होता। इसके अंदर मतलब कि वॉर कोई गेम नहीं है, ये कोई कंट्रोल्ड अफेयर नहीं है कि अभी जिस तरह लोग समझते हैं वीडियो गेम है, या उसको ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। वो जंग के अंदर दौरान बहुत सी चीजें हो जाती है जो किसी ने सोचा नहीं होता, ये कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। तो ये आग की तरह है, वो फैल जाए तो फिर किसी के बस में नहीं आती। तो अच्छा नादिर साहब, अगर हम माजी में हम देखें नादिर साहब, तो भारत की जानिब से जो कश्मीरीज हैं, जो ऑक्यूपाइड, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसकी इंसानी खिलाफ वर्जियां भी जो है वो करता रहा, जबकि जो LOCs हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी देखते रहे। मगर आलमी बरादरी की जानिब से इतने भारत की जो हटदर्मी है बेसिकली, उसके खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं लगाए जा रहे, खिलाफ वर्जियों पे खिलाफ वर्जियां किए जा रहा है। LOC पे जो है वो माजी में हमने देखा कि फायरिंग, बिला इश्तियाल फायरिंग करता रहा। उसी के साथ साथ कश्मीरियों के जो इंसानी हुकूक हैं, आर्टिकल 370 की अगर बात करें तो वो भी खत्म कर दिया गया। इस तरीके के मामलात पे आलमी बरादरी को मैं नहीं समझता कि क्यों, पता नहीं क्यों एक्शन नहीं ले रही। क्या वजूहात हो सकती हैं? पाकिस्तान क्या अपना जो मुद्दा है वो कमजोर जो है वो टेबल पे उठा रहा है, इसी वजह से उसकी बात की सुनवाई नहीं हो पा रही है? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं कश्मीर की, आर्टिकल 370 की, और ये तो आज तो नहीं ना हुआ, इसको कितने साल हो गए, और ये तो उस वक्त की हुकूमतों का उस जमाने की बात है। तो उसमें आपकी पॉलिसी वीक थी, जाहिर है तभी उसमें हुआ ना। अगर आपकी पॉलिसी स्ट्रांग होती तो ये ना होता। दूसरा, आप अपनी देखें ना, ये सब कुछ इसलिए आपको जो नजर आ रहा है कि ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, तो आप अपनी मुल्क के अंदर जो सियासत थी वो भी तो देखें ना। ये मुल्क को इस वक्त यूनाइट हो गया पाकिस्तान लड़ाई करने के लिए, अपना दफा करने के लिए। ये वैसे भी रिक्वायर्ड थी ना, इससे पहले भी रिक्वायर्ड थी, और कल भी रिक्वायर्ड होगी, परसों भी रिक्वायर्ड होगी। सो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी जो है कश्मीर पे, उसको रीडू करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, लिखा भी था, अब तो जाहिर हो गया है। और इसी तरह इंडिया पे, क्योंकि अभी तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि, अगर किसी को शक था कि इंडिया का मकसद पाकिस्तान को खत्म करना, तबाह करना है। उन्होंने एयरफोर्स जहाज भेजे हैं, ड्रोन्स भेजे हैं, फौजें ला रहे हैं, समुद्र में, आसमान पे, जमीन पे, पाकिस्तान का हर लिहाज से तबाह करना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं। आपके सामने है। फिर भी पाकिस्तान में लोग कहते हैं, ये जो आपके मीडिया पे लोग कहते हैं कि जी वो शरारतें कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा, वो आपको खत्म करना चाहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। और इसका हल ये है कि पाकिस्तान की कौम बहुत बहादुर है, बहुत यूनाइटेड है, 25 करोड़ लोग हैं, आगे प्रोफेशनल आर्मी है।
तो वो ये नहीं कर सकता ड्रीम में, उसके बॉलीवुड की स्क्रिप्ट में वो जो मर्जी कर ले, लेकिन रियलिटी में इट्स नॉट डूएबल, यानी ग्राउंड रियलिटी में ये नहीं कर सकता। उसके लिए कौम हमारी बहादुर है, उसको यूनाइटेड है, उसको साथ लेके चले। फौज हमारी में बहुत ताकत है, पावरफुल आर्मी है हमारी, मिलिट्री मतलब पूरी, और वो पाकिस्तान का दिफा कर सकती है। और लड़ाई में ये भी समझ ले लोगों को, असल में मसला ये है कि किसी ने कौम को मैं फौज की बात नहीं कर रहा, मैं कौम की बात कर रहा हूं। आप ये देखिए ना, अभी ये क्राइसिस आया तो सारे लोग ये बातें कर रहे हैं ना। मेरा तो काम है, मैं तो पहले भी ये करता रहा हूं, आई एम जियो पॉलिटिशियन और चेयरमैन PNR पाकिस्तान नेशनल फोरम। मैं तो यही कहता रहा हूं कि देखिए आपका दुश्मन भारत है, वो आपके खिलाफ साजिशें भी कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है। और ये जिस दिन जाफर एक्सप्रेस हुआ था उसी दिन आपको समझ जाना चाहिए था कि ये अब क्या होगा। मतलब जाफर एक्सप्रेस कोई छोटी चीज तो नहीं है ना, वो उसकी कड़ी थी, स्टार्ट पॉइंट था पहलगाम। उसके बाद उन्होंने खुद ही फॉल्स फ्लैग करा दिया। अब वो आपके खिलाफ एक पूरी जंग कर रहे हैं। तो अब जंग अगर वो डिस्कलेशन नहीं होती या दुनिया नहीं करा सकती तो फिर आप जंग करें, अब डरते क्यों हैं? 25 करोड़ लोग। अच्छा नादिर साहब, एक हमारे नाजरीन को एक ब्रेकिंग देते हुए चले। भारत ने IPL का जो मैचेस जारी हैं भारत के अंदर, उसको भारत इतना बौखलाहट का शिकार हो चुका है कि उसने IPL के मैचेस इस वक्त कैंसिल करवा दिए हैं। आज होने वाला मैच कैंसिल हो गया है और भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार नजर आ रहा है। भारत की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो जारियत के दो रोज से भारत ने जो है वो जारियत जो है वो दिखाई है पाकिस्तान के ऊपर, जो है वो कोशिशें की हैं कि पाकिस्तान को जो है वो कमजोर करे। और पहले जो है वो मिसाइल फेंके गए, उसके बाद आज ड्रोन जो है वो उससे जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज इस वक्त चाको चौबंद है और हमा वक्त इस वक्त तैयार है। भारत के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया, जबकि मिसाइल जो थे उसको भी जो है वो हवा में ही जो है वो मंसूख कर दिया था। यही और आज की एक अभी जो है वो ब्रेकिंग जो सामने आई है वो ये कि इंडिया ने जो है वो IPL जो जारी था उसके मैचेस जो है वो मंसूख कर दिए हैं। आज होने वाला मैच मंसूख हो गया है। इस वक्त भारत बौखलाहट का शिकार है। जी नादिर साहब, क्या कहेंगे? इस वक्त भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका है, मैचेस जो है वो कैंसिल कर दिया IPL के। बिल्कुल नहीं, आपका गलत तस्वीर है। कोई बुखलाहट नहीं है, वो तो अपने मंसूबे पे चल रहा है पाकिस्तान से जंग करने की। मैचेस उसने इसलिए, बुखलाहट उसको इस चीज की है कि पाकिस्तान तैयार और लड़ रहा है, उसके जहाज गिरा रहा है पाकिस्तान, लेकिन वो मैचेस उसने इसलिए कैंसिल किए कि उसने आपसे जंग लड़नी है। आप समझने की कोशिश करें ना, वो इट इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल आउट वॉर विद यू। वो पूरी जंग की तैयारी कर रहा है, राज नहीं कर रहा है, जंग की तैयारी कर रहा है। आप भी मैच खेलते रहे, ये देखे ना, अब आपका अपना एटीट्यूड नॉन सीरियस रहे। यहाँ क्यों मैच हो रहे थे जब भारत ये कर रहा था? यू शुड हैव कैंसिल्ड ऑल दी मैचेस। आप पूरे मुल्क को तैयार करें जंग लड़ने के लिए, जो काम की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जंग आ गई है। अच्छा लगे या बुरा लगे, पसंद हो या ना पसंद हो, कुछ चीजें तो पसंद की नहीं ना होती। कोरोना वायरस आया था, ये कोई सैलाब आ जाए या जल्जला आ जाए, अल्लाह ना करे, तो कोई तो नहीं आता ना। तो जंग आ गई तो वी विल फेस इट, उसके अंदर भारत को हराएंगे, पाकिस्तान का दिफा करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये जंग जीतेगा। द होल नेशन इज यूनाइटेड और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बहादुर है और जंग के लिए अगर वो जंग करेगा, अगरचे मैं अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान तो फिर भी पीस की कोशिश करता रहा है और अभी भी कर रहा है और करना चाहिए, लेकिन अगर भारत आप पे जंग करेगा तो उसका फिर क्या हल है? उसका हल है बिल्कुल नादिर साहब, जंग तो किसी चीज का हल नहीं है। आखिर में जितनी भी जंगें हुई हैं, World War I, World War II, वो टेबल के ऊपर ही उसके मसाइल का हल निकला। जंगें जो है वो चलती रही, जंगों से मसाइल का हल नहीं निकलता कभी भी। मगर भारत इस वक्त अगर जारियत दिखा रहा है तो पाकिस्तान भी उसको भरपूर जवाब दे रहा है, आलमी सतह पर भी जो है वो आवाज उठा रहा है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो भारत की तरफ से जारियत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अच्छा नादिर साहब, ये फरमा दीजिएगा, जो अमृतसर में सिख बरादरी है जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, उनको भी जो है वो वरगलाने की कोशिश कर रहा है भारत अपने जो है वो अपने अजाइम से, जो कि उसके नापाक अजाइम है। भारत में अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? इस वक्त जो सिख बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है भारत तो पाकिस्तान के हर हिस्से को मैनिपुलेट करता है और इंडिया के भी अपने हिस्से को भी मैनिपुलेट करता है। करना तो आपको चाहिए ना। देखिए, आपको पता है कि जो सिख थे वहां अमेरिका में, उन्होंने क्या बयान दिए और वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, नहीं खड़े हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना चाहिए ना। अभी आप जंग के मोड में आ जाए और मूड में आ जाए। हम तो ये नहीं कह रहे कि जंग हो, हम तो अमन चाहते हैं, लेकिन आप ये समझे कि जब एक चीज मुसलत कर दी जाए ना तो आपने अपना दिफा करना होता है, उसके बाद टेबल टॉक होती है। ये तो नहीं होता ना कि आप पे हमला करा तो आप कहें जी मैं टेबल टॉक करूंगा, भी हमला खत्म हो जाता है, उसको रोक दिया जाता है या उसको पसपा कर दिया जाता है या नुकसान कर दिया जाता है, उसके बाद फिर टेबल टॉक होती है। तो अब
यहाँ तक ताल्लुक है, तो आपको पता है सिख बरादरी जो है वो तो खालिस्तान बनाने के लिए तैयार है और वो लगी हुई है। तो आपके पास बहुत अच्छा कार्ड है, आप इस्तेमाल करें, क्यों नहीं इस्तेमाल करते उसको, आप यूज इट। अच्छा नादिर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि पाकिस्तान को अपना अगला लाएअमल क्या रखना चाहिए भारत के ऊपर? जो मिसाइल हैं, जिस तरीके से उसने रिएक्शन दिया था, पहल करी थी, उसी तरीके से उसको मजीद बड़े तरीके से जो है वो जवाब देना चाहिए, या पाकिस्तान को अभी होल्ड करना चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं है, आपने अपना दिफा कर लिया है और कर सकते हैं और कर रहे हैं। आपकी फौजें अलर्ट है, मौके पे पहुंची हुई है, कौम वो रेडी है। ये जो चीजें ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें ड्रोन भी आते हैं। ये देखिए ना, ड्रोन जो है वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे भी गए हैं, इसराइल में भी गिरे हैं, हूथीज ने भी चलाए हैं, यूक्रेन में, रशिया, यूक्रेन, ईरान सब चला रहे हैं। तो इंडिया के जो ड्रोन भी इधर आएंगे, हमारी भी उधर जाएंगे, कुछ शूट डाउन हो जाएंगे, कुछ हदफ पे लग जाएंगे। ये जंग का इसका एक हिस्सा है, सारी कार्रवाई का। तो इसमें इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान इज वेल बैलेंस्ड, ओवरऑल पाकिस्तान इज वेल डिफेंडेड। ओवरऑल मैं कह रहा हूँ ना, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, हिकमत अमली के लेवल पे, बुनियादी सतह पे, तो उसके अंदर पाकिस्तान को कोई जल्दबाजी करने की या कोई बड़ी एस्केलेशन करने की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, या कोई ऐसी चीज करने की जिसमें आप अग्रेसर बने, या जिसमें अब दुनिया के अंदर वो इंडिया ब्लेम करे आपको कि जी पाकिस्तान ने जारियत की और अब हम ये करेंगे। बहरहाल उसके अंदर जो जवाब देना है वो तो उसका हिस्सा है ना। जब आप अपना दिफा करते हैं ना, तो दिफा में आप जवाबी कार्रवाई काउंटर अटैक जिसको कहती है, इट इज पार्ट ऑफ डिफेंस, इट इज पार्ट ऑफ दैट। तो वो आप कर सकते हैं। उन्होंने ड्रोन मारे, आप भी मारेंगे, हम मार रहे हैं और मार सकते हैं और मार रहे हैं, या मिसाइल या आर्टिलरी कश्मीर में फायरिंग हो रही है, आपको पता है। तो ये कार्रवाई चल रही है, इसके साथ डी एस्केलेशन की एफर्ट भी चल रही है दुनिया में। तो अगर डी एस्केलेशन होती है अमन के लिए, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने तो ये शुरू ही नहीं किया। अब ये समझे ना कि क्या पाकिस्तान ने सारी कहानी, ना पाकिस्तान ने पहलगाम किया, ना पाकिस्तान ने जहाज भेजे, वो तो इंडिया ने जहाज भेजे तो हमने इनको रोका ना। तो इंडिया ने ड्रोन भेजे तो आपने इनको शूट डाउन किया। और इसी तरह तो उसके जवाब में आप कुछ कार्रवाई कर लें, और कर रहे हैं तो वो ठीक है। और उसके बाद डी एस्केलेशन होती है तो वो बिल्कुल वो भी सही है। तो पाकिस्तान तो उसको अमन चाहता है ना, पाकिस्तान तो बेसिकली इस वॉर पाथ पे स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नादिर मीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं आसिफ साहब के पास आऊँगा। आसिफ साहब, फरमा दीजिएगा कि जैसे भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, आईपीएल मैचेस मनसूख कर दिए, जैसे नादिर साहब ने फरमाया कि भारत प्लान के मुताबिक काम कर रहा है, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसका जो है वो रद्द-ए-अमल मजीद तगड़ा जो है वो दिया जाना चाहिए। तो आपके समझते हैं अमन की तरफ, जंग तो किसी चीज़ का हल नहीं है, नुकसान जो है वो लोगों का होगा, सिविलियंस का होगा, मुल्क का नुकसान होगा। आखिर में इन दी एंड टेबल टॉक्स पे ही जो है वो बात जो है वो होती हैं। तो क्या समझते हैं कि किस तरीके से चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? जी शाहरुख साहब, आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके इंडिया के जो है वो 5 तैयारे गिराए गए, क्रैश किए गए, और इंडिया अब उस चीज को कवर करने की कोशिश कर रहा है। आपको मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा। इंडिया के अंदर एक नहायत ही कट्टर हिंदू अखबार है, दी हिंदू के नाम से। उन्होंने खबर शाया की कि इंडिया के 3 तैयारे पाकिस्तान आर्मी ने गिरा दिए हैं, और उन्होंने ये लिखा कि ये हम खबर जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तस्दीक के बाद शाया कर रहे हैं, और फिर कुछ ही देर बाद उस खबर को डिलीट करवा दिया गया। तो वो तो इस चीज के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं जो नुकसान उनको हो रहा है, और पाकिस्तान आर्मी जो मुंह तोड़ जवाब उनको दे रही है। और फिर वो वहाँ की एक बड़ी फेमस इंडियन जर्नलिस्ट है सेवेंती निनन, उन्होंने DW को अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहा है वाज़े तौर पे कि इंडिया के अंदर जो मोदी है ये एक फनेटिक, एक ऐसी इसकी मेंटेलिटी है, ये हमेशा चाहता है कि इंटरनेशनल मीडिया वही बात करे जो इंडिया के नैरेटिव को सूट करे। लेकिन ये 2025 है, मोदी को क्यों समझ नहीं आती कि आप आज 2025 में ये चीजें मुमकिन नहीं है। तो ये वो स्टेटमेंट्स है जो उनके अपने लोग दे रहे हैं, जो कि हम नहीं कह रहे। और फिर आप देखें कि जो इनका असूल है, जो ये कहते हैं कि जी हमारे अंदर पहलगाम हुआ और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे ये कहते हैं कि हमने सेल्फ डिफेंस के अंदर किया है। तो पहली चीज तो ये है कि सेल्फ डिफेंस इंसिडेंट होने से पहले किया जाता है, ना कि इंसिडेंट होने के बाद में। सेकेंडली कि अगर कहीं पे भी शाहरुख साहब दुनिया का कोई असूल नहीं है, दुनिया का कोई कानून नहीं है, मॉरली, एथिकली, लीगली, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपको बताता चलूं कि अगर किसी मुल्क में एक सिविल इंसिडेंट होता है, उस सिविल इंसिडेंट की बुनियाद पे आप अपनी पूरी आर्मी को लेके किसी दूसरे सॉवरन कंट्री के ऊपर अटैक कर दें और जंग स्टार्ट कर दें, ये तो कहीं दुनिया में इसका जवाब नहीं है। और अगर आप इस चीज को जवाब बनाते हैं और आप ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दुनिया के अंदर, तो फिर
दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। जो वीकर स्टेट्स हैं वो तो फिर महफूज नहीं है। तो इंडिया की आप अगर समझे जो मेंटेलिटी है, बिलखसूस जो बीजेपी और मोदी की मेंटेलिटी है, क्योंकि मोदी का जो एफिलिएशन है वो आरएसएस के साथ है। और आरएसएस मैं आपको बताता चलूं एक ऐसी इंतहा पसंद तंजीम है जिससे ना सिर्फ वहां का मुसलमान परेशान है इंडिया का, ना सिर्फ वहां के सिख परेशान है इंडिया के, ना सिर्फ वहां की दीगर माइनॉरिटीज तंग आ चुकी हैं आरएसएस के साथ, बल्कि वहां का एक आम हिंदू भी परेशान है आरएसएस से। और वो भी आरएसएस से खफा और नाखुश है, क्योंकि एक आम हिंदू के लिए इंडिया के अंदर आप खुद बताएं उनका नेशनल हीरो कौन है। एक आम हिंदू के लिए इंडिया के अंदर उसका नेशनल हीरो गांधी है। जबकि आरएसएस के मुताबिक जिसने गांधी को असैसिनेट किया, नथुराम गॉडसे, आरएसएस के मुताबिक गांधी को असैसिनेट करने वाला हीरो है, ना कि गांधी है। तो एक आम हिंदू भी आरएसएस से तंग है। और जो बीजेपी है दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आरएसएस। ये आरएसएस से अपनी सारी आइडियोलॉजी लेते हैं, अपनी सारी गाइडेंस लेते हैं। और मोदी की हिस्ट्री तो दुनिया के सामने है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। 2002 के अंदर जब गुजरात के अंदर 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया, जब ये चीफ मिनिस्टर थे मोदी वहां पे, तो इनको क्या लकब दुनिया ने दिया? हमने तो नहीं दिया, दुनिया ने लकब दिया मोदी को बुचर ऑफ गुजरात का, कि ये तो कसाब है। और फिर हमने ब्लैकलिस्ट नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया मोदी को उस वक्त, और मोदी का वीजा बैन कर दिया। और 9 साल तक मोदी का वीजा बैन रहा अमेरिका के अंदर। और आप अगर जाके उस क्लॉज को पढ़ें कि किस क्लॉज के ऊपर वीजा को रिजेक्ट बैन किया गया मोदी पे, तो वो थी रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट है ये शख्स। ये एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर मजहबी मुनाफरत बहुत ज्यादा मौजूद है। और ये मेरी बात नहीं है, ये अमेरिकन ने जब वीजा बैन किया तो फिर इस क्लास को मेंशन किया। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, जो फनेटिक मेंटेलिटी है, जो वॉर मॉन्गरिंग मेंटेलिटी है मोदी की। तो पाकिस्तान तो इस चीज से वाकिफ है। आरएसएस की घुट्टी के अंदर ये शामिल है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए और पाकिस्तान को खत्म किया जाए। और पाकिस्तान की गयूर अवाम, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहती हैं। और इस मरतबा भी इनको मुंह तोड़ जवाब मिला। और अब इसको ये खबर छुपाते फिर रहे हैं कि जी हमारे कोई तैयारे नहीं गिरे। इनके तो 5 तैयारे गिरे और इंटरनेशनल मीडिया पे हर जगह पे ये मौजूद है। और फिर ये कितने रेकलेस इनकी आप स्टेटमेंट्स को देखें। ये कह रहे हैं जी हमने सेल्फ डिफेंस में किया है अटैक पाकिस्तान के ऊपर। आप खुद बताएं, सेल्फ डिफेंस अटैक होने से पहले होता है या बाद में होता है? अगर सेल्फ डिफेंस था तो वो तो पहलगाम से पहले होना चाहिए था। फिर ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टेररिस्ट की जो जगह है उनको अटैक कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ टेररिस्ट के जगहों को अटैक कर रहे हैं तो फिर मस्जिद पे अटैक कैसे हो गया? फिर जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटीज कैसे हो गई? फिर आप बताएं लाहौर के अंदर जो मिलिट्री मिसाइल के जो डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर अटैक कैसे हो गया? और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, आप टाइम्स ऑफ इजराइल निकाल लें, उसके ऊपर ये है कि बिल्कुल आसिफ साहब, हमें एक और गेस्ट ने जो है वो ज्वाइन किया है, प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, इंटरनेशनल रिलेशन की एक्सपर्ट हैं। उनसे हम इस सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी है उसके ऊपर जो है वो बात भी कर लेते हैं। पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब, क्या कहेंगे इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का मामला है? जो आलमी बरादरी है वो इस वक्त सिर्फ सालसी की पेशकश जो है वो करती हुई नजर आ रही है, अमेरिका की जानिब से, ईरान की जानिब से, यूके की जानिब से, मगर कोई अमली इकदाम अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी, आपने बजा फरमाया। बुनियादी तौर पे तो इंटरनेशनल सोसाइटी में कुछ मेंबर्स बड़े एक्टिव नजर आए। पहले सऊदी अरब ने कोशिश की, फिर ईरान ने कोशिश की, और ये इंडिया के अटैक से पहले का मामला था। और उस वक्त पाकिस्तान भी कह रहा था कि इम्पार्शल इसकी इंक्वायरी करवा लें। लेकिन जब भारत ने अटैक कर लिया तो उसके बाद तो फिर पाकिस्तान ने सिर्फ दिफा किया, और पाकिस्तान के पास आर्टिकल 51 के मुताबिक रिटेलिएशन का हक है। तो जब तक रिटेलिएशन नहीं होगी तो तब तक तो ये मामला बराबर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि वो चाहते ये हैं कि, और इंडिया ने ये तासुर देने की भी कोशिश की है, जैसे रात को अमृतसर की उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी, जैसे कश्मीर के कुछ एरियाज की लाइट ऑफ कर दी है, तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान अटैक कर रहा है। और दुनिया को तासुर ये देना चाह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान ने रिटेलिएशन कर दिया है, और वहां के इलाके के लोगों को ये तासुर देना चाह रहे थे कि आप तो पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े, लेकिन वो आप पे भी हमला कर रहा है। तो ये जो भारत की जो स्ट्रेटेजी है, ट्रैपिंग पाकिस्तान और ट्रैपिंग कश्मीर और ट्रैपिंग इंडियन पंजाब, ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा जो उनका मीडिया कर रहा है,
और आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो सुना था, इसको मैं कहता हूं फॉल्स फ्लैग सिचुएशन, और ये फॉल्स फ्लैग सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान इस पे तवज्जो नहीं दे रहा, और आज भी आपने देखा अगर खुद भारत ये बात तस्लीम करता तो आज ये ड्रोन जो सर्विलेंस ड्रोन है ये पाकिस्तान के फजा में भेजता मुख्तलिफ जगहों पे, जो मुल्तान के अंदर भी, कुछ इनके इलाकों में भी, पिंडी के अंदर भी आपने देखा ये ड्रोन्स आपको नजर आए। तो ये बुनियादी तौर पे अच्छा मुनव्वर साहब, एक और नाजरीन को जो है वो ब्रेकिंग देते हुए चले, कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो फौरी तौर पर इस वक्त बहाल कर दिया गया है। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ये वाज़ेह जो है वो बयान सामने आया है कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट शेड्यूल है वो मामूल के मुताबिक इस वक्त जो है वो बहाल कर दिया गया है। एक अच्छी खबर जो है वो इस वक्त सामने आई है। जी मुनव्वर साहब, मैं आपके नाजरीन को, आपके देखने वालों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन है, स्पेशली भारत क्राइसिस सिचुएशन में, क्राइसिस के 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट ऑफ थ्रेट जो उनको अभी है, बिकॉज पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना है और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो उन्होंने देख ली है। दूसरी बात ये कि उनके पास शॉर्ट टाइम टू रिस्पॉन्स है, और तीसरा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, वो इतना पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव और इतनी कैपेबिलिटी का नहीं रखते थे, उनके लिए ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। तो इस वक्त आ एंड शॉक के अंदर इंडिया आपको नजर आता है। तो पहली तो ये इसकी, इस क्राइसिस की आपको एक नई चीज नजर आती है। दूसरी नजर ये आती है कि जितने भी मेजर पार्ट्स हैं, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस कि सब ने इंडिया के नैरेटिव को अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया है। तीसरा ये कि जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है ना जी, वो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी बियॉन्ड इमेजिन साबित हुई है, भारतीयों के लिए भी और खुद पाकिस्तानियों के लिए भी। हम भी इतना नहीं समझ रहे थे कि इतनी बियॉन्ड इमेजिन हमारी इतनी कैपेबिलिटी होगी। बिलफर जो इंडियन ड्रोन आए, कोई 35,000 फुट पे भी उन्होंने फ्लाई किया है, उनको भी उन्होंने टारगेट किया है। ये जो कामाकाजी इजरायली टाइप जो ड्रोन उन्होंने भेजे, जिसको हारोप कहा जा रहा है, इस ड्रोन का जो उन्होंने पर्पस था कि पाकिस्तान को ट्रैप किया जाए और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पिन पॉइंट किया जाए। हमारे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन्होंने उसे समझ लिया और उसको, उनकी इस स्ट्रैटेजी को नाकाम किया। तो पाकिस्तान की बियॉन्ड इमेजिन जो कैपेबिलिटी है वो साबित इसके अंदर होती नजर आ रही है। तीसरा मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर से अब तब्दील हो गया है, इवॉल्व हो गया है स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर में और नफ्सियाती जंग में और डिजिटल वॉर के अंदर। अब हेडलाइंस आप देख रहे हैं, हैशटैग्स देख रहे हैं, हैकिंग कैंपेन्स आप देख रहे हैं, और अम्यूनिशन जो है इस वक्त डेटा की सूरत में नजर आ रहा है और टारगेट्स इस वक्त माइंस हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, आप जैसे मीडिया वॉरियर्स की वजह से, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले इस तरह आपको नजर नहीं आया। चौथी इस जंग की और इस क्राइसिस की जो आपको यूनिकनेस नजर आती है वो ये नजर आती है कि ये कोई नई जंग नहीं है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड वॉर है। जब 1 नेशन थ्योरी वर्सेस 2 नेशन थ्योरी का मुकाबला चल रहा था, लेकिन इसकी रीपैकेजिंग जो है वो हुई है और 21st सेंचुरी के अंदर इसके अंदर 4th and 5th जनरेशन वॉरफेयर आपको नजर आती है। पांचवी चीज ये है कि अब जो सोल्जर्स हैं और सिविलियंस हैं उसमें फर्क इंडिया नहीं कर रहा, ये भी नई चीज आपको नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जहां पे टैंक्स और ट्रुप्स चलते थे वहां पे अब नैरेटिव को कंट्रोल करने की बात हो रही है और उसमें भी पाकिस्तान का आपको अपर हैंड नजर आ रहा है, जहां पे परसेप्शंस को शेप किया जा रहा है, जहां पे सोसाइटीज को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की इंडिया ने पाकिस्तानी, और इवन अपनी सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, जो आपको उनके पंजाब और कश्मीर में नजर आ रहा है। और मैं आपको एक और भी बात बताता चलूं कि इसके अंदर एक नई चीज ये है कि इंडिया ने 1971 के बाद ये पहली मर्तबा है कि उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर की जो है खिलाफ वर्जी की है, और इसी के तहत आर्टिकल 51 के तहत हमें राइट है कि हम रिटेलिएट करें। और उसके अंदर अब जो आपको वॉरफेयर नजर आ रही है वो लैंड, एयरफोर्स और नेवी के अलावा साइबर में भी नजर आ रही है, स्पेस में भी नजर आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसमें भी नजर आ रही है। अच्छा मुनव्वर साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि इस जंग का एंड क्या है? जैसे कि अभी नादिर साहब भी फरमा रहे थे कि भारत इस वक्त अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो आलमी बरादरी से जो है वो बात कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, जो है वो पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन्स गिराए हैं, मगर भारत अपने अकॉर्डिंग टू प्लान काम कर रहा है, वो जंग चाह रहा है।
अमन नहीं चाह रहा खित्ते में, तो आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी को इसके ऊपर नजरसानी नहीं करनी चाहिए और सैंक्शंस लगा के भारत को जो है वो अलहदा नहीं करना चाहिए इस खित्ते से? देखें जी, आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने ये कितनी बार बात कही है और आपके प्लेटफॉर्म और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये मैसेज मैं बारहा दे रहा हूँ दुनिया को कि आपने मोदी अपना हिटलर को अपीस किया था, एडॉल्फ हिटलर को दुनिया ने दूसरी जंग अजीम देखी थी। आज आप मोदी को आप अपीस कर रहे हैं, आपने उसका एक चेहरा तो देख लिया जब ग्लोबल डेथ स्क्वाड ने कनाडा के अंदर टारगेट किया कैनेडियन सिटीजन्स को, अमेरिका के अंदर अमेरिकन सिटीजन को टारगेट करने की कोशिश की गई, यूके के अंदर 2 सिटीजन्स टारगेट हुए, कतर के अंदर स्पाइनेज एक्टिविटी हुई, पाकिस्तान में पाकिस्तानी सिटीजन्स को टारगेट करने की कोशिश की गई। और उसके अलावा फेटअप की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर है इंडिया इलीगल वेपन्स की तरसील का। इसके अलावा एशिया में 74% टेरर फाइनेंसिंग इंडिया कर रहा है। अच्छा मुनव्वर साहब, ये फरमा दिएगा कि अगर बिलफर्ज पाकिस्तान और इंडिया की जो आवाम है वो जंग की ख्वाहिश नहीं रखती, मगर अगर जंग होती है तो दुनिया मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बढ़ जाएगी। पाकिस्तान और भारत को जो है वो सपोर्ट करने वाले जो ममालिक है उनमें कौन सी जो है वो ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं? आप क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान की हिमायत में कौन खड़ा होगा। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। जहां तक दुनिया की आवाम का ताल्लुक है वो तो पाकिस्तान के साथ खड़े, वो इंडिया के साथ नहीं खड़े, बल्कि इंडिया की आवाम भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो भी इंडिया की गवर्नमेंट और मोदी रिजीम के साथ खड़े हुए आपको कम नजर आती है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक गवर्नमेंट का मामला है तो वो अक्सर मैं कहता हूं नाउ वी आर लिविंग इन अ ट्राइपोलर वर्ल्ड। एक तरफ अमेरिका, इंडिया और इजराइल, ग्रेट अमेरिका, ग्रेटर इजराइल, अखंड भारत, और अखंड भारत का नक्शा ऑफिशियली उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के सामने लगाया है जिसमें रीजन के ममालिक भी उसके अंदर शामिल हैं। और अंडर द कारपेट जो है वो आपको सपोर्ट नजर आ रही है, और इजराइल की तो खुलखुला के भी सपोर्ट नजर आ रही है जहां पे उनके स्ट्रेटेजिस्ट में मौजूद हैं। और फिर इजरायली ड्रोन, जो हारोब का ड्रोन का मैंने जिक्र किया, जिसको सबसे पहले टीआरटी ग्लोबल ने उसको आइडेंटिफाई किया, इस पे स्टोरी उन्होंने पब्लिश की, वो बिल्कुल खुलखुला के सामने आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ खुलखुला के इस वक्त बाकी सपोर्ट तो है, और वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट शो करे, लेकिन खुलखुला के आपके साथ चाइना खड़ा है, खुलखुला के आपके साथ ईरान खड़ा है, खुलखुला के आपके साथ टर्की खड़ा हुआ है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, दूसरा जो पोल है वो चाइना, रशिया और ईरान का है, और तीसरा यूरोपियन यूनियन का है। यूरोपियन यूनियन इस वक्त न्यूट्रलिटी दिखा रहा है, इंडिया से डिमांड कर रहा है कि आप पहले एविडेंसेस दें। वो इंडिया को सपोर्ट करते हुए हमें ज्यादा नजर नहीं आ रहा। लेकिन रशिया जो है तीसरे पोल के अंदर, वो भी इस वक्त इंडिया को सपोर्ट करते हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन को नरम करना था उसमें भी रशिया का बड़ा कमाल था और उनका हाथ था। तो कहने का मकसद ये कि आप, मेरा यही तज्जिया है और मैं बारहा कह रहा हूं कि जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं आपने भी फिर आगे जाके उनके साथ खड़ा होना है। और मुझे ये लगता है कि ये जो ड्रोन है, हमारे पास अपने ड्रोन भी हैं, टर्की से भी हमने ड्रोन लिए, मुझे लगता है कि आगे जाके ईरान के ड्रोन्स भी हमें लेने होंगे ताकि इंडिया को मुंह तोड़ हम जवाब दे सकें और ईरान इसमें ताउन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, जबकि आसिफ तनवीर साहब आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर आलमी सतह पर रद्द अमल आ रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के जो हमले हैं उसका मौसम दिया और भारत को एक सख्त पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा में किसी भी हद तक जाएगा। सवाल यह है कि जो है वो भारत अपनी जारियत को मजीद बढ़ाएगा या फिर हालात में कोई कमी जो है वो आ सकती है, एक्सपेक्टेड है। हम आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त के लिए अपने नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। टीम के हमरा मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।